गर्मियों में 5 जुगाड़ू बहू का ठंडी चीजों का व्यापार। अरे यार आशु, तू मुझे यहाँ बाहर क्यों ले आया? आराम से मैं अपने घर में बैठा था और एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहा था। तू मुझे यहाँ पर फालतू में धूप में ले आया। यार तू भी कितना परेशान हो रहा है, चल मैं तुझे ठंडा बाजार ले चलता हूँ। क्या क्या कहा तूने? ठंडा बाजार? ठंडा बाजार? हाँ हाँ, ठंडा बाजार। एक बार चल तो सही, फिर तेरा खुद ही वहां से आने का मन नहीं करेगा। दोनों दोस्त पास के ही बाजार में जाते हैं, जहाँ पर पांचों बहुएं 5 अलग अलग ठंडी चीजों के ठेले लेकर खड़ी हैं। अरे ये क्या है? यहाँ का ठंडा बाजार, गर्मी में खाने वाली हर तरह की चीज ठंडी मिलती है यहाँ पर। कुल्फी से लेकर आइसक्रीम, शिकंजी से लेकर जलजीरा, गन्ने के रस से लेकर दही भल्ले तक सभी चीज ठंडी मिल रही है। एक काम करते हैं, आज हम दही भल्ले और साथ में गन्ने का जूस पियेंगे। दीदी, 2 गिलास गन्ने का जूस और 2 प्लेट दही भल्ले देना। ये लीजिए भाई साहब। अरे यार ये सही है, एक जगह ही सब कुछ मिल रहा है। और तो और कूलर की ठंडी ठंडी हवा में खड़े होकर इन सबको एंजॉय करने का भी अलग ही मजा है। अब तो मैं यहाँ पर हर रोज आऊंगा। इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेकर आया था। चल जल्दी से इसे खा ले, और भी कई सारी चीज खानी है हमें। यहाँ तो सीप सी भी मिलती है जो हम बचपन में काफी पीते थे। जहाँ आज तक बर्तनों का बाजार, कपड़ों का बाजार, जूते और किताबों का बाजार देखा था, तो वहीं आज इन बहुओं का ठंडी चीजों का बाजार था। आइए आज हम इन 5 जुगाड़ू बहू की इस ठंड के बाजार की कहानी को जानते हैं कि आखिरकार कैसे इन्होंने इस गर्मी के मौसम में जुगाड़ से ठंडी ठंडी चीजों का बाजार बनाया। आज तो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, मेरा तो पसीने ही रुकना बंद नहीं हो रहा है। ऊपर से हाथ और दुख गया पंखा करते करते। गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तारा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उन लोगों को घर के बाहर से आइसक्रीम की गाड़ी की आवाज आती है। अरे शायद बाहर आइसक्रीम की गाड़ी वाला आया है, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। अब आइसक्रीम खाकर ही इस गर्मी से राहत मिलेगी। चलो चलते हैं। 5 जल्दी से बाहर आती हैं और आइसक्रीम वाले की गाड़ी के पास जाकर, भैया हम 5 को 10 वाली आइसक्रीम दे दीजिए। 10 रुपए वाली आइसक्रीम का जमाना गया भाई। अब तो 50 रुपए से कम के नीचे की कोई आइसक्रीम भी नहीं आती। बताओ, 50 रुपए वाली दूं? हे भगवान, 50 की आइसक्रीम! हमारे जमाने में तो हम 2 रुपए की आइसक्रीम खाते थे और अब सीधा 50 रुपए की आइसक्रीम। गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है। अब जब तक आइसक्रीम नहीं खा लेते तो गले को राहत भी नहीं मिलेगी। हम सब अपने पैसे मिलाकर एक आइसक्रीम ले लेते हैं और मिलकर खा लेंगे। आइसक्रीम वाला उन 5 बहू को 50 रुपए में एक आइसक्रीम देता है, जिससे 5 बहुएं बारी बारी करके खाने लगती हैं। छोटी सी आइसक्रीम 5 जनों के खाने की वजह से कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाती है। मेरा तो अभी तक गला भी ठीक से गीला नहीं हुआ था और आइसक्रीम खत्म हो गई। अब तो बस 10 रुपए ही बचे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। 5 बहुएं उदास होकर घर के अंदर वापस जाने लगती हैं। तभी साक्षी की नजर घर के पास ही बनी एक छोटी सी किराने की दुकान पर जाती है, जहां स्कूल के काफी सारे बच्चे 2-2 रुपए की सीपीसी लेकर एंजॉय कर रहे थे। अरे वो देखो, बच्चे सीपीसी खा रहे हैं। क्यों ना हम भी सीपीसी लेते, 10 रुपए में 5 आ जाएंगे और ठीक से गला भी गीला हो जाएगा। 10 रुपए की सीपीसी लेकर तारा घर आती है और अब 5 बहुएं बैठकर सीपीसी खाती हैं। ये तो जब हम छोटे थे तब मिलते थे, मुझे तो लगा था कि अब बंद हो गई होगी मिलना। अरे नहीं, ये तो अभी भी मिलती है। वैसे ही बनती कैसे होगी? अरे फलों के रस से बनती है। ये फलों का रस निकाल कर पन्नियों में भर देते हैं और बर्फ में जमने के लिए छोड़ देते हैं, और जब जम जाती है तो इसे बेचते हैं। सीपीसी बनाना इतना ही आसान है तो हम क्यों नहीं बना लेते? वैसे भी हमारे घर के पास ही जामुन और अमरूद का पेड़ है, तो वहाँ से हमें ढेर सारे जामुन अमरूद मिल जाएंगे। तो वहीं 10 रुपए की पेप्सी लाकर उसमें पानी और चीनी मिला देंगे और पन्नियों में भरकर बर्फ की सिल्लियों के अंदर जमने को रख देंगे। बाकी बहू को काफी पसंद आता है। उसके बाद अब जहां अगले दिन 2 बहू जामुन और अमरूद तोड़ कर लाती हैं, तो 2 पेप्सी की बोतल और अब सारी तैयारी कर छोटे छोटे पन्नियों में सारा पानी डाल उन्हें बाहर से लाई हुई बर्फ की सिल्लियों के बीच में रख देती हैं और घर के बाहर ले जाकर बेचती हैं, जिससे थोड़ी देर में स्कूल के सारे बच्चे लेने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और 5 बहू 200 से 300 रुपए आराम से कमा लेती हैं। ये देखो क्या लेकर आया हूँ, मालिक ने मुझे आज ढेर सारे गन्ने दिए हैं। मुझे अब तो रोज गन्ने खाएंगे और गन्ने का जूस पियेंगे। अरे वाह, ये तो काफी सारे गन्ने हैं। हमारे गन्ना खाने और उसका जूस पीने के बाद भी काफी सारे गन्ने बचेंगे हमारे पास तो। अरे तो इसमें सोचना क्या है, जो बाकी गन्ना बचेंगे उनका जूस निकालकर हम दोपहर के टाइम बेच दिया करेंगे, जैसे सीपीसी बेचते हैं। 5 बहुएं सबसे पहले गन्ने को छील कर उसे चाकू की मदद से छोटे छोटे काट लेती हैं और उसे इमाम दस्ते में डालकर कूट कूट कर उसका रस निकालकर छलनी की मदद से छान कर
अब सिर्फ बर्फ मिलाकर लोगों को बेच। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहू के साथ सरस्वती कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई होती है और आज जब सरस्वती गांव से आती है तो उसकी पांचों बहुएं देखती हैं कि सरस्वती अपने साथ एक गाय लेकर आई है। माँ जी, आप एक गाय कहाँ से लेकर आ गई? तुम्हारी दादी सास है ना, उनके पास तो ढेर सारी गाय हैं। कहने लगी कि एक गाय ले जाओ, रोज दूध निकाल कर पीना। सरस्वती जो गाय लाई थी वो काफी ज्यादा मात्रा में दूध देती थी, जिससे सभी बहुएं घर के लिए घी मक्खन बनाने के साथ साथ दही भी जमाने लगती हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि हम दही की लस्सी बनाकर बेचें। आजकल गर्मियों में लोग काफी ज्यादा लस्सी पीते हैं। इसके साथ साथ दही भल्ले भी बनाकर बेचते हैं। दाल तो हमारे घर में रखी है, भिगोकर पीस लेंगे और दही का इंतजाम भी है, बस हमें चटनी बनानी है। किराए पर पांचों बहू ने कुछ ठेले ले रखे थे, जिनमें से कुछ ठेलों पर कुछ बहू सीपसी और गन्ने का रस बेचती, तो किसी पर कुछ बहुएं लस्सी और दही भल्ले। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज पांचों बहू के पड़ोस में रहने वाली शालू के घर में बड़ा वाला एलईडी आता है, जिसे देखकर पांचों ही काफी हैरान होती है। अरे शालू, पिछले महीने तुम बता रही थी कि तुम्हारे घर में पैसों की काफी तंगी चल रही है और आज तुम्हारे घर में इतना महंगा टीवी आ गया। पिछले महीने मेरे पति का काम नहीं चला था ना, इसलिए। लेकिन अब देखो गर्मी शुरू हो गई। तुम लोग तो जानती हो कि मेरे पति बाजारों में स्कूलों के बाहर शिकंजी और जलजीरा पानी बेचने का काम करते हैं और गर्मी में तो हर कोई ठंडी चीजें पीना काफी पसंद करते हैं। अब जब तक गर्मी रहेगी हमारे तो मौज ही मौज होगी। शालू की बात सुनकर पांचों बहू को भी अब एक और जुगाड़ मिल जाता है, जिसके बाद अब वो सभी घर में ही जलजीरा का चटपटा पाउडर बनाती हैं और साथ में नींबू पानी की भी काफी ज्यादा तैयारी करती हैं। मैंने बड़े मटके वाले में जलजीरा पानी और नींबू पानी भर दिया। काम करते हैं, हम भी स्कूल कॉलेज के बाहर चलते हैं। दोपहर में सभी बच्चों की छुट्टी होती है। स्कूल कॉलेज से निकलते ही सबका कुछ ठंडा पीने का मन करता है। ठेला लेकर स्कूल के बाहर जाओ और मैं भी ठेला लेकर फैक्ट्री के बाहर जाती हूँ। मजदूर का भी तो ये सब पीने का मन करता है। अच्छी तरह पांचों बहू अलग अलग ठेला लेकर पहले तो स्कूल कॉलेज मोहल्ले में फेरी लगाती हैं, फिर अब धीरे धीरे करके एक ही जगह पर एक साथ अपना ठेला लगाकर एक बड़ा सा बोर्ड लगाती हैं, जिस पर वो ठंड का बाजार लिखती हैं, क्योंकि गर्मी में पीने वाली हर ठंडी ठंडी चीज उन पांचों बहू के ठेले पर मिलती है। समय गुजरने के साथ साथ पांचों बहुएं अब घर में ही कुल्फी और बर्फ के गोले बनाना भी शुरू कर देती हैं और आसपास के लोगों को हर एक चीज के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। अरे वाह, क्या बात है, ठंडी चीजों का बाजार। आपके पास तो काफी कुछ है, जैसे बर्फ का गोला, कुल्फी, दही भल्ले, शिकंजी। बचपन में पीने वाली शिकंजी, बर्फ का गोला, ये हमारी फेवरेट चीज है। मेरा तो काफी मन कर रहा है, मुझे ये 2 सीपीसी दीजिए। क्या आपके पास मसाले वाला जलजीरा होगा? मेरा पीने का काफी मन कर रहा है। अरे हमारे पास हर एक चीज है, आप बस बताइए क्या पीनी है आपको। ठंडी चीजों का बाजार, ये नाम कुछ ही समय में आसपास की जगह में काफी फेमस हो जाता है। चिलचिलाती धूप और शाम होते ही लोग पांचों बहू के पास आते हैं और ठंडी ठंडी चीजों का आनंद लेते हैं। जैसे जैसे पांचों बहू के पास पैसा जुड़ते हैं, वो ठेले के पास कुर्सी और टेंट लगा देती हैं, जिससे लोगों को गर्मी में अब खड़ा नहीं होना पड़ता और अब वो ठंडी हवा खाते हुए इन सभी चीजों को काफी एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने तो सच में कमाल कर दिया, सब कुछ एक ही साथ है, जो भी मन हो उसे खा पी लो। सब लोग देख रहे हो ना कि किस तरह ग्राहक हमारे इस काम की तारीफ कर रहे हैं। अब इसी तरह हमने अपने इस काम को जारी रखना है। अब पांचों बहू इसी तरह अपनी ठंडी चीजों के भरे बाजार के काम को जारी रखती हैं और धीरे धीरे अपनी सारी जरूरत को भी पूरा करती हैं। गरीब बहू का मिट्टी का गांव और रसोई। परेशान हो गई हूँ मैं तो इस गर्मी से। अब तो झाड़ू लगाने में भी बाल्टी भरकर पसीना निकल जाता है। न जाने कब ये गर्मी का मौसम खत्म होगा। अब नहीं लगा रही मैं झाड़ू, बाकी की जगह पर बाद में झाड़ू लगाऊंगी। थोड़ी देर बैठकर पानी पी लेती हूँ। उर्मिला गिलास लेकर जैसे ही मटके से पानी निकालने लगती है तो देखती है कि मटके में बिल्कुल ना के बराबर पानी बचा है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से मटके का पानी भी खत्म होने को आ गया है। अब जाओ इतनी दूर कुएं पर और गर्मी में पानी भर कर लाओ। अगर इसे मैं पी लूंगी तो जुगनी स्कूल से आने के बाद क्या पिएगी। इस गर्मी ने तो पानी के लिए भी मोहताज करके रख दिया है। उर्मिला गर्मी से परेशान हो रही होती है कि तभी उर्मिला की सास हाथों में पूजा की थाली लिए घर आती है। माँ जी, आप सुबह के मंदिर गई हुई हैं और अब दोपहर में आ रही हैं। वो लाजवंती है ना, उसकी तबीयत काफी खराब हो गई है। गरम लू लग गई है उसे। कल उसका बेटा उसे शहर के सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए ले जाएगा। इस गर्मी ने तो हम सभी गांव वालों की नाक में दम करके रख दिया है। न घर के बाहर रह सकते हो, ना ही घर के अंदर। माँ जी, घर के अंदर रहें भी तो कैसे रहें? सबके घास फूस के घर बने हुए हैं। घर है, जगह जगह से धूप की किरणें घर के अंदर आती हैं। दिन तो दिन, रात में भी घर बिल्कुल आग की भट्टी बना रहता है। ठंड हो, बारिश हो या गर्मी,
चैन किसी भी मौसम में नहीं मिलता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। माँ जी आप घर में रुकिए, जुगनी के आने का समय हो गया है। मैं जब तक जाकर कुएं से पानी भरकर ले आती हूँ। खाना बनाने के लिए भी घर में पानी नहीं है। उर्मिला मटका उठाती है और अपनी पड़ोसन शारदा के साथ दूर कुएं पर धूप में पानी भरने के लिए निकल जाती है। मेरे पति ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर गर्मी इसी तरह रही तो हम दूसरे गांव चले जाएंगे। आसपास के सभी गांव में भी गर्मी है, लेकिन वहां के हालात इतने बुरे नहीं हैं। आसपास के गांव में सबके ईंट पत्थर के घर बने हुए। एक हमारा इकलौता गांव है जहां सबके घास फूस के झोपड़ियां हैं। ये तो है, लेकिन गांव में हमारे पतियों की तनख्वाह भी तो इतनी कम है। सबके सब मजदूर हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है हम सबको, तो वही बड़ी बात है। उर्मिला और शारदा अपने अपने दुख एक दूसरे को बताते हुए कुएं पर जाती हैं और पानी भरकर घर आ जाती हैं। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उर्मिला ने चूल्हा नहीं जलाया था। अरे बहू, आज खाना बनाने का इरादा है या नहीं? 6 बज चुके हैं और सबके घरों में चिराग जल गए और तूने अभी तक चूल्हा नहीं जलाया। माँ जी, सिर्फ चिराग ही जले हैं, लोगों के घरों में किसी किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जला है। 6 बज गए हैं तो क्या हुआ? आप देख नहीं रही हैं बाहर अभी कितनी ज्यादा गर्माहट हो रही है। अब इतनी गर्मी में मैं बाहर चूल्हे पर खाना कैसे बनाऊं? और घर के अंदर बनाऊंगी तो पूरा घर अंदर ज्यादा भभक जाएगा, रात को सो भी नहीं पाएंगे। ये गर्मी तो हम गरीबों की एक दिन जान लेकर रहेगी। चल बहू, जब तक सब्जी वगैरह काट लेते हैं। उर्मिला अपनी सास के साथ मिलकर सब्जी वगैरह काटती है और आटा गूंथ कर रख देती है। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और अब गांव की सभी बहुएं अपने अपने घरों के बाहर निकलकर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। तू भी अभी खाना बनाना शुरू कर रही है? मेरे तो दोनों बच्चे भूखे पेट ही सो गए। अब जल्दी से खाना बनाओ और उन्हें खिलाओ। सुबह भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। मेरी भी बेटी 7 बजे ही सो गई थी। अब क्या करें, हम भी इतनी गर्मी में ना बाहर खाना बना सकते हो ना ही घर के अंदर। रोज रात होने का इंतजार करना पड़ता है कि कब रात हो और थोड़ी बहुत ठंडक में हम लोग खाना बनाएं। अरे मैंने तो सोच रखा था कि इस साल चाहे कुछ भी हो, गर्मी शुरू होने से पहले ही एक ईंट पत्थर का छोटा सा कमरा ही बनवा दूंगी, लेकिन इस साल भी पैसे नहीं हो पाए। न जाने कब तक हम गांव वालों को इन झोपड़ियों में रहना पड़ेगा गर्मी में। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। उर्मिला हर रोज की तरह घर की सफाई कर रही होती है कि तभी अचानक छत से थोड़ी बहुत घास फूस गिर जाती है और वो धूप सीधा घर के अंदर आने लगती है। भगवान, क्या मुसीबत है, मदद तो हमारी कर नहीं रहे हो। कम से कम नई नई परेशानी तो मत दो। पहले ही क्या इस घर में हम कम परेशान थे जो अब एक और परेशानी दे दी। उर्मिला जैसे तैसे करके छत को ठीक कर तो देती है, लेकिन अब तो हर दिन की बात होने लगी थी। गांव में हर कोई इन परेशानियों से काफी ज्यादा परेशान था। उर्मिला सुबह ही अपनी बेटी के लिए खाना बनाकर चली जाती है। जब उर्मिला दोपहर में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी अभी तक भूखी बैठी है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया बेटा? मैं तो रोटी सब्जी बनाकर गई थी ना। रोटी और सब्जी में से खट्टी खट्टी बदबू आ रही है। लगता है गर्मी की वजह से खाना खराब हो गया। इसी तरह परेशानियों में घिरे हुए इस पूरे गांव वालों के दिन गुजर रहे थे। आज तो हद से ज्यादा ही गर्मी पड़ रही थी। बार बार उर्मिला का प्यास के मारे गला सूख रहा था, तो वहीं पानी की तरह उर्मिला के शरीर से पसीना बह रहा था। उर्मिला कड़कड़ाती धूप में घर से बाहर निकल जाती है और काफी देर तक चलते चलते उर्मिला अपने गांव के पास ही बने पहाड़ी के इलाके में पहुंच जाती है। वहां जाते ही उर्मिला को हल्की हल्की ठंडी महसूस होने लगती है। यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंडक हो रही है। आसपास कोई झरना वगैरह है क्या? यहाँ आकर तो गर्मी लगना भी बिल्कुल ना के बराबर सी हो गई है। उर्मिला जब थोड़ा और आगे जाकर उन पहाड़ों पर चढ़ती है तो वहां की थोड़ी बहुत मिट्टी उर्मिला के पैरों में लग जाती है। अरे यहाँ की मिट्टी तो काफी ज्यादा ठंडी है। ऐसा लग रहा है मिट्टी नहीं बल्कि बर्फ हो। उर्मिला थोड़ी देर के लिए उस ठंडी मिट्टी पर ही लेट जाती है। इतने दिनों बाद इतनी ठंडी जगह पर जाकर उर्मिला को काफी सुकून भरी नींद आती है और उर्मिला पूरे 2 घंटे बाद सोकर उठती है। मुझे तो पता नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। बहुत अच्छी नींद आई मुझे। अगर इस मिट्टी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने लिए घर बनाए तो वैसे भी उस घास के घर से अच्छा तो मिट्टी का ही घर होगा। कम से कम थोड़ी ठंडक तो मिलेगी। उर्मिला जल्दी से घर जाती है और सारी बात अपने पति और सास को बताती है। अगले दिन उर्मिला अपने पति विनोद के साथ बैलगाड़ी लेकर उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाती है और वहां से टोकरी भर भर कर ढेर सारी ठंडी मिट्टी लेकर अपने घर आती है। अरे बहू, तू तो सच कह रही थी, ये मिट्टी तो काफी ज्यादा ठंडी है। हाँ माँ जी, और अब इसी ठंडी मिट्टी का हम लोग घर बनाएंगे। उस ठंडी मिट्टी में कुएं का पानी लाकर अच्छे से मिलाने के बाद उर्मिला अपने पति और सास के साथ मिलकर 2 कमरों का एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाती है। 1 से 2 दिन के अंदर ही वो पूरा मिट्टी का घर अच्छी तरह से सूख जाता है
और सूखने के बाद ठंडी मिट्टी का बना घर काफी ज्यादा ठंडक देने लगता है। हमारे इस मिट्टी के घर के अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। कितनी ठंड लग रही है, अब तो मैं बिना चादर बिछाए इस जमीन पर आराम से सो सकती हूँ। गर्मी में भी अपनी ठंडी मिट्टी वाले घर में अब पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश रह रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और उर्मिला को पड़ोसन शारदा अपनी सास कलावती के साथ उर्मिला के घर आती है। क्या बात है उर्मिला, तुम्हारा ये मिट्टी का घर तो काफी ज्यादा ठंडक दे रहा है। हमने भी कुछ समय पहले मिट्टी का घर बनाया था, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी। तुम्हारे घर में तो बिल्कुल गर्मी लगनी बंद ही हो गई है। ये सब तो उन पहाड़ों की ठंडी मिट्टी का कमाल है। मैं तो कह रही हूँ आप लोग भी वहाँ से मिट्टी लेकर आ जाइए और उससे घर बना दीजिए, कम से कम गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। उर्मिला की बात मानकर अगले दिन शारदा अपनी सास के साथ उन पहाड़ियों से जाकर ढेर सारी ठंडी मिट्टी लेकर आती है और अब उनसे अपना घर बनाती है। एक को देखकर गांव में अब कई सारे लोग उन पहाड़ी से ठंडी मिट्टी लेकर आते हैं और उससे अपना घर बनाते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, वरना मैंने सोचा नहीं था कि मिट्टी का घर रहने के लिए इतनी ठंडक दे सकता है, वरना हम लोग तो कब का मिट्टी का घर बना लेते। जहां पहले इस छोटे से गांव में हर किसी का घास फूस का घर था, तो वहीं अब गांव में हर कोई अपनी मिट्टी का घर बनाने में लगा हुआ था। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। उर्मिला हर रोज की तरह रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। मिट्टी का घर तो बन गया, लेकिन अभी भी रात होने का इंतजार करना पड़ता है, तभी चूल्हा जलता है। हमारे घर में आज फिर जुगनी सो गई खाली पेट। जिस तरह से तूने ये मिट्टी का घर बनाया है, ठीक उसी तरह एक रसोई भी बना ले। कब तक जागने के लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा? कह तो आप ठीक रही हैं, सोच रही हूँ एक मिट्टी की रसोई बना ही लेती हूँ। थोड़ी बड़ी बनाऊंगी, सारा सामान रसोई में आ जाए और कम से कम चूल्हा तो समय से हमारे घर में जलेगा। अगले दिन फिर से उर्मिला पहाड़ों से ठंडी मिट्टी लेकर आती है और उससे एक छोटा सा कमरा बनाती है और उसके अंदर अपनी मिट्टी की छोटी सी रसोई, जिसमें चूल्हे से लेकर मसाले के डिब्बे और बर्तन रखने के लिए भी कई सारे खांचे होते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव मिट्टी के गांव के घर में बदल जाता है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और आज शहर के कुछ लोग घूमने के लिए इस गांव में आते हैं। वाह कोमल, इस गांव में तो पूरे घर मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी के घर तो कई 100 साल पहले लोग रहने के लिए बनाते थे। मुझे नहीं पता था कि आज के समय में भी लोग इस तरह के घर बनाते हैं। सारे घर कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, मुझे तो ऐसे ही घर में रहना है। उर्मिला उन शहर से आए लोगों को अपने मिट्टी के घर के अंदर ले जाते हैं और अंदर से वो सभी घर देखने लगते हैं। आपका ये मिट्टी का घर बाहर से सुंदर दिखने के साथ साथ अंदर से काफी ज्यादा ठंडा है। बहुत अच्छा है आपका ये मिट्टी का घर। इस मिट्टी के घर के साथ आपके इस घर और गांव की काफी सारी फोटोज क्लिक करना चाहते हैं और उन्हें हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि शहर के लोग इस गांव में आकर इस गांव की खूबसूरती को देख सके। शहर से आए वो सभी लोग मिट्टी के घर से भरे उस गांव की काफी सारी फोटो क्लिक करते हैं। इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के घर के जब वो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं फोटो, तो शहर के काफी सारे लोग उस गांव में आते हैं। कुछ समय पहले तक जहां शहर में रहने वाले लोगों को इस छोटे से गांव का नाम तक नहीं पता था, अब सभी गांव वाले हंसी खुशी अपने घरों में रहते हैं। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।